बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी कल से प्रयागराज दौरे पर हैं। बता दें कि इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और देवभूमि उत्तराखंड की सुख समृद्धि की कामना भी की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज पहुंचे, जहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए वो नजर आए। तो प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में अपनी भागीदारी उन्होंने दर्ज कराई और पूरे परिवार संग आस्था की डुबकी लगाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उनकी मां, उनकी पत्नी और उनके बेटे उनके साथ मौजूद रहे। वहीं उन्होंने उत्तराखंड की सुख समृद्धि और शांति की भी कामना की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ में अपनी भागीदारी दर्ज कराने सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उनकी मां, उनकी पत्नी और उनका बेटा उनके साथ मौजूद रहे। तो पूरे परिवार ने आस्था की डुबकी लगाई। त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उन्होंने उत्तराखंड की सुख समृद्धि और शांति की कामना भी की। हमारा धार्मिक महापर्व है, महाकुंभ है और इसमें स्नान करना, डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से ही माँ गंगा भी आती है, यमुना भी आती है और संगम में आकर डुबकी लगाई है। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँ कि मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। बुधवार का 2027 में वहाँ पर प्रस्तावित है कुंभ हमारा और उसकी हम लोग पूरी तैयारी प्रारंभ हमने कर दी है और हमारा प्रयास रहेगा कि वह भी एक ऐतिहासिक और सभी के लिए सुविधाजनक कुंभ का आयोजन। तो प्रयागराज के महाकुंभ नगर स्नान के लिए पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी एक धार्मिक आयोजन में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगा। समान नागरिक संहिता में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अब कोई भी अपनी पहचान नहीं छुपा पाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू होगी। आने वाले समय में इससे समाज में व्याप्त जो असमानता है उसको दूर करने का एक समृद्ध, संगठित और सशक्त राष्ट्र निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता आने वाले समय में देश के प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी रूप में, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है उसको साकार करने की दिशा में यूसीसी इसी मंत्र को साकार करने का एक प्रयास है। यह हमारी पीढ़ी, भावी पीढ़ियों के लिए ऐसा समाज तैयार करने की दिशा में उठाया गया कदम है जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की अधिसूचना को जारी कर दिया है। सभी विधायकों को पत्र भेजकर इसकी सूचना देने के साथ ही सत्र के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई है। इसके मुताबिक सत्र के पहले दिन 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वहीं 19 फरवरी को विभिन्न अध्यादेश सदन के पटल पर रखने के साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पारण होगा। हर सरकार का बजट जो है वो विकासोन्मुख होता है और हमारी सरकार का भी बजट जो है वो
मातृशक्ति को समर्पित होता है, युवाओं को समर्पित होता है, हमारे वरिष्ठजनों को समर्पित होता है और हमारे किसानों को समर्पित होता है, हर वंचित वर्ग को समर्पित होता है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मजबूत हो उसको लेकर बजट में व्यवस्था होती है और हमारे गरीबों को किस प्रकार से उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए किस प्रकार का आर्थिक प्रबंधन हो उसकी व्यवस्था होती है। तो बजट पूरी तरीके से हर वर्ग को छूता हुआ समावेशी बजट आप हम सब लोग देखेंगे और निश्चित रूप से ये बजट जो है सरकार के 2025-26 का जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ ये बजट आप हम सब देखेंगे और मैं समझती हूँ कि ऐतिहासिक बजट होगा। हम एक दौर यूसीसी के उससे भी एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ में हम लोग गुजरे हैं, तो आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि और भी हिस्टोरिकल निर्णय जो है अपने बजट सेशन में हम देखेंगे। उधर चारधाम यात्रा पर जाने वालों के लिए खुश खबरी है। तो प्रशासन ने चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन ने इस बार यात्रा के लिए 24 घंटे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने का निर्णय लिया है। इसमें कोई भी कभी भी जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा। यात्री शुरुआती 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर 24 घंटे पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण सुविधा 3 शिफ्ट में मिलेगी, जिसमें कर्मचारी यात्रियों का मैनुअल पंजीकरण करेंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर पंजीकरण के समय को बदलकर सुबह 8 से रात 11 बजे तक किया जा सकता है। बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में भक्त चारधाम यात्रा में शामिल होते हैं। तो ये यात्रा 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, चारधाम यात्रा की तैयारियां तेजी के साथ होती हुई नजर आ रही हैं और पंजीकरण को लेकर भी इस बार नई पहल सरकार की तरफ से की जा रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए साहब, असल में 4 मई माह से तो जिस यहाँ पर प्रशासन बात करें यहाँ पर जिलों में जहाँ पर चारधाम है वहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। यही नहीं बल्कि शासन स्तर पर भी तेज हो चुकी हैं। जनरल कमिश्नर ने अभी हाल ही में एक बैठक ली है जिसमें उन्होंने एक क्या है कि कहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। चाहे हम यात्रा रूट की बात करें तो यात्रा रूट को भी दुरुस्त करने के लिए तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। साथ साथ इस बार सबसे बड़ी बात है कि इस समय 24 घंटे जो है जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो तमाम जो यात्री जो आते हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए जो काउंटर हैं वो 24 घंटे खुले रहेंगे। यानी कि अब जो आने वाले लोग हैं वो 24 घंटे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि उनको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो हेली सुविधा हो, चाहे इसके आने जाने की सुविधाएं हो। तो तमाम सुविधाएं सरकार मुहैया कराने जा रही हैं। इस बार शुरुआती अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जब शुरुआत में जब चारधाम यात्रा शुरू होगी तो उस समय लगभग 15 दिन तक ये जो काउंटर हैं यहाँ पर खुले रहेंगे, 24 घंटे खुले रहेंगे और कभी भी कोई भी यात्री किसी भी समय यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो आगे भी सरकार की मंशा है कि इस जो समय है समय अवधि पाई जाए, यानी कि 11 बजे शाम 8 बजे से लेकर के और रात 11 बजे तक जो साइट है रहेंगी। साथ ही साथ लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो काउंटर है, चाहे ऋषिकेश हो चाहे हरिद्वार हो, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के आगे बढ़ सकते हैं। हरीश, जिस तरीके से पिछली बार चारधाम यात्रा की बात करें तो सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रयास यहाँ पर किए थे और उसका परिणाम भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो यात्रा हुई। अब सरकार और ज़्यादा प्रयासरत है कि इस यात्रा को और ज़्यादा सुगम यात्रियों के लिए किया जा सके और श्रद्धालु जो चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर सजगता के साथ सरकार जो है वो भी कार्य करती हुई नजर आती है और सरकार के आदेशों के तहत प्रशासन भी लगातार कार्रवाई करता हुआ दिखाई पड़ता है। अब पंजीकरण भी 24 घंटे यहाँ पर शुरुआती दौर में रखा गया है। ऐसे में यात्रियों को और ज़्यादा सुविधा यहाँ पर मिलेगी और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता था उससे भी निजात मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। निश्चित तौर पे शायद जैसे कि आपने कहा कि सरकार हर समय ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सहूलियत मिल सके, उनको उनकी जो यात्रा है वो और आसान हो। इसी तरफ काम किया जा रहा है और बहुत जल्द केदारनाथ की अगर बात करें तो केदारनाथ में रोपवे भी शुरू हो जाएगा। गौरीकुंड से और केदारनाथ धाम लोग अब रोपवे से शुरू यात्रा अपनी कर सकेंगे। तो इस तरफ सरकार एक कदम और बढ़ा रही है ताकि जो पैदल जाने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें ना हो और ये यात्रा को और आसान बनाया जाए। अगर हम ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक की अगर बात करें तो हाईवे का चौड़ीकरण हो चुका है, हाईवे पूरा एकदम मक्खनदार है और तमाम जो लोग हैं यात्री हैं वो बहुत सुलभता से अपनी जो यात्रा है वो कर सकते हैं।
तमाम जगहों पर जहाँ पे यात्रा पड़ाव है, वहाँ पर रहने, खाने, पीने की तमाम व्यवस्थाएँ की जा रही हैं और इस बार भी और ज़्यादा भव्य तरीके से ये जो यात्री हैं, उनका स्वागत के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार उन जगहों को दुरुस्त कराया जा रहा है, जहाँ पर लोगों को दिक्कतें होती हैं, चाहे रामबगड़ की बात करें या फिर हम केदारनाथ रूट की बात करें, तो सभी जगह पर सहूलियत देने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार की मंशा है कि इस बार बहुत ज़्यादा यात्री हैं जो इस समय उत्तराखंड पहुँचेंगे, तो उनको तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं, वो यहाँ पर दी जाए और उनकी जो यात्रा है वो और की जाए, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक हेल्पलाइन डेस्क यहाँ पर बनाया जाएगा, जहाँ पर जो भी लोगों की शिकायतें होंगी, जो समस्या होंगी, उसका निदान भी किया जाएगा। इसके अलावा आने-जाने वाले जो लोग हैं, उनकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने बहुत अनिवार्य है और इसके लिए जो साइट है, वो 24 घंटे खुली रहेगी। यही नहीं बल्कि अगर जो काउंटर होंगे, वो भी अब 24 घंटे खोले जाने हैं। यानी कि शुरुआती दौर में ये 24 घंटे खुलेंगे, यानी 15 दिन तक ये 24 घंटे रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये 8 बजे से सुबह 8 बजे से लेकर के और रात 11 बजे तक खोले जाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं जो यात्री हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान उत्तराखंड सरकार यानी स्थानीय सरकार रखने जा रही है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार पुलिस का नशा विरोधी अभियान जारी है। इसे लेकर ग्राम जसवावाला में चौपाल का आयोजन किया गया। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 और ऑपरेशन नई किरण को सफल बनाने के लिए पुलिस ने लोगों को जागरूक किया। जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन थाना पिरान कलियर में किया गया। बता दें कि चौपाल में ग्रामीणों से नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया गया। साथ ही नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को देने का आग्रह किया गया। उधर हरिद्वार में सड़क सुरक्षा महीने के तहत यातायात पुलिस और सीपीयू ने जागरूकता अभियान चलाया। 16 जनवरी से शुरू हुए और 15 फरवरी तक चलने वाले 35वें सड़क सुरक्षा महीने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं भीमगोड़ा बैरियर पर ऑटो, ई रिक्शा चालकों और राहगीरों को हिट एंड रन कानून की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि एक्सीडेंट के बाद पीड़ित को छोड़कर भागने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही अन्य जानकारियां भी दी गई। उधर उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों का समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसे लेकर कई विभागों के अधिकारियों को अलग अलग काम सौंपे। मैनेजमेंट और पार्किंग समेत अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी पुलिस को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जो युवा कल्याण से जुड़े हुए लोग हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाली हस्तियां हैं पूरे राज्य की, उन सबको हम लोग फोकस कर रहे हैं कि उनको हम इसका जो है एक ऐतिहासिक समारोह है उसका साक्षी बनाएं। और जो बच्चे हैं अभी स्कूल कॉलेजेस में, वो खेलों के प्रति इंस्पायर हों। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी यही निर्देश थे कि यंग लोगों को ज़्यादा आप प्राथमिकता दें और उसी हिसाब से हम लोग उसका होमवर्क अपना इन्विटेशंस इत्यादि का कर रहे हैं। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पतद्वीप मैदान की झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आकर दर्जन भर झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। हालांकि गनीमत रही कि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। उधर देवभूमि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए 10 फरवरी तक पल्स एनीमिया अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को अनीमिया से मुक्त करने के लिए काम किया जा रहा है। तो एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा, गर्भवती महिलाओं को समय पर अनीमिया का उपचार न दिया जाए तो प्रसव के दौरान उनकी जान पर खतरा हो सकता है। साथ ही अन्य तरीके की परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, उसमें एनीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एनीमिया समय पे ट्रीटमेंट उसको नहीं मिली तो वो वर्स्ट केसेस में मैटरनल डेथ का भी रूप ले लेता है। और अगर कम भी सीवियर केसेस हैं तो उस केस में भी हमारा प्रीटर्म लेबर हो सकता है, या फिर जो मदर है उसके लाइफ लॉन्ग हेल्थ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, या फिर प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है। बहुत सारे उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और इसी के दृष्टिगत स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज पे फोकस करते हुए ये अभियान जो पल्स एनीमिया महाअभियान है उसकी शुरुआत की गई। तो इसमें हम लोग T4 स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि पहला टी है
है हमारा टेस्टिंग, जिसका कि अभियान ऑलरेडी 3rd से लेकर 10th फरवरी तक चल रहा है। इसमें सभी 1874 हमारे टोटल पूरे प्रदेश में केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पे ये टेस्टिंग का काम हीमोग्लोबिनोमीटर के माध्यम से एएनएम्स के द्वारा किया जा रहा है, और उसकी भी काफ़ी हम लोग डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसकी प्रगति भी बहुत अच्छी है। 50,000 से ऊपर आज तक हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ की टेस्टिंग हो चुकी है। उधर हरिद्वार के पिरान गलियार क्षेत्र के दरियापुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। खनन माफियाओं द्वारा अनुमति की आड़ में डंपरों से ओवरलोड मिट्टी की धड़ल्ले से खरीद फरोख्त जारी है। वहीं राहगीरों का कहना है कि ये ओवरलोड डंपर दोपहर के समय भी धड़ल्ले से चल रहे हैं, जबकि दोपहर के समय स्कूली बच्चों की छुट्टी होने का समय है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अगली खबर चमोली से है, जहां सिमली क्षेत्र की मां राजराजेश्वरी चंडिका देवी की बनियात यात्रा का 150वां दिन है। वही यात्रा आज सीमांत क्षेत्र जोशीमठ के डांडो रविग्राम स्थित मां नंदा देवी मंदिर पहुंची, जहां देवरा यात्रा में मां चंडिका देवी के प्रतीक स्वरूप का गांव के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मां चंडिका देवी को भेंट स्वरूप अर्घ्य प्रदान किया। दरअसल इस वर्ष शिमली क्षेत्र की मां चंडिका देवी अपने 10 महीने के भ्रमण देवरा यात्रा पर 7 सितंबर 2024 को अपने गर्भगृह से बाहर आई। तो देवभूमि में सीएम धामी की कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता भी बयानबाजी कर रहे हैं। इस खबर में क्या है खास, इस रिपोर्ट में देखिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।